सो हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रेविटेशन पीवाईक्यूज। ठीक है, जो मैं इसमें करा दूंगा आपको इससे बाहर कुछ आते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर से आते हुए दिखेंगे। ठीक है, और इसके डेरिवेशंस में करा दूंगा आपको। उससे पहले हम करते हैं इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन हमारे पास, इफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स इन ऑल बॉडीज इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है हमारे पास? ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, इसे m1 m2 भी लिखते हैं हम। ठीक है, तो हैवी बॉडी मासेस, व्हाई डज अ हैवी बॉडी नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट बॉडी? जैसे कि ये हमारे पास है हैवी बॉडी, कितने किलो का? ये हमारे पास है 5 kg का। ठीक है, ये 5 kg का है और ये हमारे पास 1 kg का। ठीक है, मान लो ये, हाँ चलो ठीक है, ये 5 kg का है, ये 1 kg का। ठीक है, और हमने इसे एक साथ छोड़ दिया। ठीक है, इसे गिरना है यहाँ पे, हमने इन दोनों को एक साथ छोड़ दिया तो दोनों एक ही साथ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5 किलो वाला यानी कि हैवियर बॉडी पहले क्यों नहीं जाता? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ग्रेविटेशनल क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है हमारे पास? होता है हमारे पास जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो कि हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट है नहीं ना, तो वो डिपेंड नहीं करता। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन में लिख सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? वी कैन क्लियरली सी दैट, वी कैन क्लियरली सी दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए दोनों एक साथ गिरते हैं, हैवी बॉडी फास्ट नहीं गिरता। ठीक है, तो चलो अब अपना सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन द एप्पल एंड द अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, बट इट इज द एप्पल दैट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ एंड नॉट वाइस वर्सा। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? जैसे कि हमारे पास ये एप्पल है। ठीक है, ये एप्पल है और ये अर्थ है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अर्थ तो एप्पल में, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो एप्पल अर्थ को क्यों नहीं अट्रैक्ट करता और अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट क्यों करता है? मतलब अर्थ एप्पल को तो अट्रैक्ट करता है, लेकिन एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता? ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा क्योंकि अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से हम देखें तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इससे देखें तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे हैं, लेकिन ये जो अर्थ का जो मास होगा ना वो एक्सट्रीमली हाई होगा। तो इसलिए ये एप्पल एप्पल तो इसके आगे बहुत फीका पड़ गया, कम पड़ गया, तो ये इसे अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको? आप बना के लिख देना, मैं आपको सॉल्यूशन तो दे दूंगा, लेकिन आप बना के कैसे लिखोगे फिर आप? अगर फिर भी चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं बना के दे दूंगा सॉल्यूशन। बाकी आप उसे पढ़ लेना ताकि थोड़ा बहुत समझ आ जाए आपको। ठीक है, बाकी इससे भी समझ आ गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मतलब दो कोई भी पार्टिकल है वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, दोनों सेंटर पे एक दूसरे के। बट बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ नेवर मूव टुवर्ड ईच अदर। लेकिन ये जो दो बॉडी है ये दोनों एक दूसरे के पास कभी मूव नहीं करते, ऐसा क्यों? है ना, ईच अदर ऑन अकाउंट ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाई? तो ये इसलिए होता है क्योंकि देखो, जैसे कि मैं आपको कल समझाऊं, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स है हमारे पास मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये अर्थ, इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है कि ये अर्थ से क्यों चिपके रहते हैं और ये दोनों एक दूसरे से पास क्यों नहीं आ रहे? ये है तो अर्थ भी, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास क्यों नहीं आ रहे और ये अर्थ के पास क्यों जा रहे हैं? तो इसका देखो, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ एक्सट्रीम है, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। जैसे कि देखो, मास ऑफ अर्थ वेरी एक्सट्रीम, जैसे कि मेरा मास है 20, अर्थ का तो मेरे मुकाबले बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना, तो अर्थ का काफी ज्यादा है।
तो फिर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये नेग्लेजिबल मतलब नेग्लिजिबल हो जाते हैं एक दूसरे के, मतलब अर्थ के फोर्स के आगे। मतलब अर्थ का जो मास होता है ना, मास ऑफ अर्थ होता है, वो इन दोनों के आगे इन दोनों के मास के आगे बहुत एक्सट्रीम है, और ये इन दोनों का मास मास ऑफ अर्थ के आगे नेग्लिजिबल है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट का अर्थ, तो इसलिए वो नेग्लिजिबल हो जाता है और ये अर्थ से अट्रैक्टेड रहता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। आप मेरे वर्ड को सुन के खुद से आंसर लिखोगे ना, आपको अच्छे से समझ आएगा और आप खुद से लिख भी पाओगे। ठीक है, मेरे वर्ड को समझ के आप कॉपी में आंसर लिखना। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज अ बॉडी वीट मोर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। मतलब जैसे कि हमारा अर्थ इलिप्टिकल होता है ना, ये आपको पता होगा, अर्थ इलिप्टिकल है, वो पूरा सर्कल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, ये हमारे पास ये इलिप्टिकल का होता है, हमारे पास ये मतलब ये होता है पोल, ये अर्थ का पोल, और ये है इक्वेटर। ठीक है, ये है इक्वेटर। ठीक है, इसका आर ज्यादा बड़ा होगा देखने में लग रहा है, और इसका आर कम होगा है। तो इसने क्या पूछा है, पोल पे बॉडी का वेट ज्यादा क्यों होता है इक्वेटर से। क्योंकि देखो जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है हमारे पास, जी इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, है ना। अगर हमारा रेडियस ऑफ अर्थ ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा, है ना। अगर रेडियस ऑफ अर्थ कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है, और अगर ये ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। यहाँ पे हमारे पास रेडियस क्या है, ज्यादा, तो इसलिए यहाँ पे हमारा वेट भी ज्यादा होगा, वेट कम होगा। और यहाँ पे रेडियस कम है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा, जिससे कि वेट भी हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है हमारे पास। अब इसके सॉल्यूशन में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे लिख के, अभी बस मैं आपको एकदम क्लियरली समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने मेरे वर्ड पे फोकस नहीं करा ना तो आपको समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। तो इसे मैंने ऐसे क्यों करा है, क्योंकि ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। अगर जैसे कि जो भी चीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको अगर समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी चीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर नीचे वाला पार्ट अगर कम हो रहा है तो ये ऊपर वाला ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसा ही होता है हमारे पास। अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई वन कैन जंप हायर ऑन द सरफेस ऑफ मून देन ऑन द अर्थ। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे कि ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, इस तरफ हम अर्थ लिखते हैं और इस तरफ हम मून लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अर्थ और ये मून। अगर हम मून पे जंप करेंगे तो मून पे हायर क्यों जंप कर पाएंगे और अर्थ पे कम क्यों जंप कर पाएंगे। तो आपको एक चीज पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, हमारे पास जो मास हमारा जो अर्थ पे होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अर्थ का 1/6 होता है, जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास 9.8 है, तो इसका 1/6 होगा हमारे पास मून पे। ठीक है, मून पे हमारा 1/6 होता है, तो यहाँ पे अगर हम जंप करेंगे तो यहाँ पे हम ज्यादा ऊपर जा पाएंगे, क्योंकि ये हमें ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो हम यहाँ पे उछल के ज्यादा दूर जा पाएंगे, हायर ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून पे हम ज्यादा जा पाएंगे। और यहाँ पे अर्थ पे ये ज्यादा होता है, तो अगर जैसे ही हम उछलेंगे तो हम बोलेंगे हम ज्यादा दूर क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है। ठीक है, मून से ज्यादा है, तो अर्थ पे कम उछल पाते हैं हम इसलिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम टू फैक्टर्स विच डिटरमाइन वेदर अ प्लैनेट वुड हैव एटमॉस्फेयर और नॉट। तो दो फैक्टर बताने हैं जिससे डिटरमाइन एटमॉस्फेयर होगा या नहीं होगा, मतलब ज्यादा होगा या कम होगा, इसका पता चलता है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है, जी की वैल्यू ज्यादा है, तो वो एटमॉस्फेयर को अच्छे से अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, प्लेनेट के अंदर अच्छे से अपने प्लेनेट के अंदर अट्रैक्ट कर पाएगा, और एटमॉस्फेयर अच्छे एटमॉस्फेयर रहेगा। ठीक है, और सेकंड किस फैक्टर पे, टेम्परेचर, सरफेस सरफेस टेम्परेचर। ठीक है, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। बाकी मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार उससे भी पढ़ लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, अ सैटेलाइट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी फ्यूल टू ऑर्बिट द अर्थ। मतलब आपको पता होगा जैसे कि ये अर्थ है, तो इसके ऑर्बिट में हमारे पास सैटेलाइट घूमता रहता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सैटेलाइट बिना फ्यूल के कैसे घूमता है। तो ऐसा इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि इन दोनों के जो बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, बिटवीन
अर्थ एंड सैटेलाइट, ठीक है। इन दोनों के जो बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो सैटेलाइट को वो ये सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सैटेलाइट को रोटेट कराने में हेल्प करता है, जिससे सैटेलाइट हमारा ऑर्बिट के अंदर रोटेट करता है विदाउट फ्यूल, ठीक है। अब इसको कंक्लूड करके बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच का जो अर्थ एंड सैटेलाइट के जो बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जैसे कि ये जी, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में आर का स्क्वायर, ये इन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि ये ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में घूम सके सैटेलाइट बिना फ्यूल के, ठीक है। इसका रीजन ये है। और मैं आपको फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन एक बार और पढ़ लेना ताकि अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। ये हमारा 7th। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डू डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट एस्केप स्पीड्स। एस्केप स्पीड्स मतलब एस्केप वेलोसिटी क्या क्या होता है हमारे पास, एस्केप वेलोसिटी होता है हमारे पास अंडर रूट 2gm/r, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि हर प्लैनेट के पास अलग अलग अपना एस्केप वेलोसिटी होता है यानी स्पीड। तो ऐसा इसलिए होता है कि एवरी प्लैनेट हैव डिफरेंट मास एंड रेडियस। जो हमारे पास अलग अलग प्लैनेट होते हैं जैसे कि सन, अर्थ, मून, इन तीनों के पास अलग रेडियस एंड मास होगा। तो इसलिए मतलब ये एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और इनवर्सली रेडियस पे। तो इनके अलग अलग रेडियस एंड मास होते हैं, इसलिए सबका एस्केप वेलोसिटी अलग होता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन क्या है, व्हाई एन एस्ट्रोनॉट इन एन ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट इज नॉट जीरो ग्रेविटी ऑल्दो ही इज इन वेटलेसनेस। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमारे पास एक बार पहले भी आया था, उससे मिलता जुलता है। ये हमारे पास अर्थ है और ये ऑर्बिट में हमारा एस्ट्रोनॉम है। उस टाइम पे क्या था हमारे पास ऑर्बिट में, सैटेलाइट था। इस बार हमारा एस्ट्रोनॉट है ना। तो इसे जीरो ग्रेविटी क्यों नहीं फील होता और वेटलेसनेस, क्योंकि इनके जो बीच का सेम रीजन हो जाएगा, इनके जो बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना इनके बीच का, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये इन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसकी वजह से ये रोटेट करता है और इसे जीरो ग्रेविटी फील नहीं होता और वेटलेसनेस फील नहीं होता, ठीक है। इसका भी सेम रीजन है। अब ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास 10th क्वेश्चन है ये, व्हाई इज द वेट जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अर्थ है, तो ये अर्थ के सरफेस पे हमेशा क्या फील होता है, हमें एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील होता है। तो अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस होगा, और अगर इसके नीचे जाएंगे तो भी माइनस होगा, और धीरे धीरे वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ के सेंटर पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी जीरो होता है, ठीक है। इसलिए हमेशा हमें अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो फील होता है, ठीक है। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वुड happen to an artificial satellite if its orbital velocity is slightly decreased due to some defect in it। तो इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि ये हमारे पास अर्थ है और ऑर्बिट वेलोसिटी मतलब ऑर्बिट वेलोसिटी की वजह से सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है। और हम इसे एक फिक्स वेलोसिटी देते हैं ताकि ये ना कि अपने ऑर्बिट से बाहर निकले और ना ही ऑर्बिट के अर्थ के अंदर जाके गिरे। और अगर हम इसमें से एनर्जी कम कर देंगे, देखो जैसे कि यानी कि ऑर्बिट वेलोसिटी कम कर देंगे, तो फिर ये सरफेस मतलब अर्थ के अंदर आके गिर जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बाकी आप बना के लिख देना। टोटल क्वेश्चन है हमारे पास, सैटेलाइट रिवॉल्व्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट, हाउ इज इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी रिलेटेड विद एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास √2 g r, ठीक है। तो इससे पहले आप बोलोगे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये होता है हमारे पास √2 gm/r, ये बताया था, ठीक है। ये आपको बताया था। तो अभी ये कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी ये भी, क्योंकि इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दें, इंटू r। तो ऊपर क्या हो जाएगा √2 gm/r और ये r का स्क्वायर हो जाएगा। इसे मिटा के मैं r² लिख देता हूँ यहीं पे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास r का स्क्वायर, और 2 gm r का स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये 2r बच गया, तो √2 g r। तो ऐसी सेम प्रोसेस में होता है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है हमारे पास √g r, ठीक है, √g r। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है, तो ये दोनों √2 से डिफरेंस है। जैसे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास और ये
ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास √2 ज़्यादा है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी से, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस आ गया हमारे पास। इसमें क्या पूछा है, हमारा 13 क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें पूछा है हाउ डज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास √2 GM अपॉन में R+H। और ये हमारे पास मास जो है वो उसका है, अर्थ का, ठीक है। ये अर्थ का है, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड करता ही नहीं है, ये डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ पे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ये क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन स्फेरिसिटी ऑफ द अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ जी। अगर हमारा अर्थ स्फेयर ना हो, वैसे भी हमारा अर्थ इलेप्टिकली होता है, तो वैल्यू ऑफ जी पे क्या इफेक्ट करेगा। तो ये हमारे पास इक्वेटर जिसका आर ज़्यादा होता है, और ये हमारे पास पोल जिसका आर कम रहता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होता है हमारे पास GME/RE का स्क्वायर। तो अगर हमारा जहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ ज़्यादा हो, मतलब कम होगा, वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा, और जहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ ज़्यादा होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। तो इक्वेटर पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब कम होगी, और यहाँ पे जी कम होगा, ठीक है। तो ये आएगा डिफरेंस अगर हमारा अर्थ स्फीयर ना हो तो। अब ये वाला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी दैट वेट 1 न्यूटन। हमारे पास एक बॉडी है जिसका वेट है हमारे पास 1 न्यूटन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इधर स्क्वायर आएगा। तो वेट क्या होता है हमारे पास, mg। वेट क्या है हमारे पास, 1 न्यूटन, 1, एंड मास हमें निकालना है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास है 9.80। तो मास मास हो जाएगा हमारे पास 9.80, 1 के नीचे आ जाएगा 1/9.80, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मास। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल ऑफ ईच मास ऑफ 1 kg व्हेन देयर सेंटर आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट इज। दो बॉल है 1 kg के, ठीक है, ये भी 1 kg 1 kg, और इनका डिस्टेंस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो होता है हमारे पास F = G M1 M2 में आर का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे नहीं रखी, वैसे क्वेश्चन में दी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। हम इधर पुट कर देंगे F = 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1 अब ये हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10/100 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर, ये हो जाएगा। तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर है ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻2 स्क्वायर से हो जाएगा, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको मिटा के मैं लिख देता हूँ 10⁻⁻2, और जब ये ऊपर जाएगा तो -2 यहाँ पे है, तो ऊपर जाके +2 हो जाएगा। तो इसे मिटा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है इधर इस पेज पे, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 10⁻2, और इसे सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻9, क्योंकि प्लस बेस सेम है दोनों का, तो इन दोनों के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो 10⁻⁻9 हो जाएगा, 211 से हो जाएगा, ठीक है। 17 क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला GM1 M2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, MLT-2, और हमें जी का निकालना है, इंटू में m। मास कोई भी हो, इसका डायमेंशन m होता है, इसका भी m होता है, और इसका r का होता है हमारे पास l, तो l⁻2 है, तो l का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। तो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो MLT-2 GM m² / l⁻2, ठीक है। अब हम इसे ऊपर भेज देंगे, और इसे इस साइड, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास G इज इक्वल टू, या तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ML³ T-2
और अपॉन में m² इज इक्वल टू g। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, m-1 L3T-2, क्योंकि m की पावर 2 है, ये ऊपर जाएगा तो m की पावर -2 और 1 का हो जाएगा एडिशन सब्सट्रैक्शन, क्योंकि बेस सेम है तो -1 आ जाएगा m की पावर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाई डज द अर्थ इम्पार्ट द सेम एक्सेलरेशन टू ऑल बॉडीज। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, g इज इक्वल टू g_m_e/r_e का स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये होता है। तो हर बॉडी पे सेम सेम एक्सेलरेशन कैसे इम्पार्ट करता है अर्थ, क्योंकि हमारा अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है ना। यहाँ पे हमारा मास ऑफ अर्थ है, अगर हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे आदमी हो, औरत हो, कुछ भी हो, सेब हो, अंगूर हो, कुछ भी हो, सबका मास अलग अलग होगा, तो ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। हमने पहले भी क्वेश्चन में कर लिया था ये। तो इसका ये सिंपल सा रीजन हो जाएगा, ये हमारा मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये सारे पार्टिकल पे सेम मास और सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इम्पार्ट करता है, ठीक है। 19th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द रेडी ऑफ टू मतलब रेडियस ऑफ टू प्लेनेट आर एंड 2r, दो प्लेनेट है, एक है प्लेनेट 1 एक है प्लेनेट 2, ठीक है। इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है, ठीक है, 2r, और इसकी डेंसिटी रो एंड प्लेनेट 2 की डेंसिटी रो/2। तो रो इज इक्वल टू, डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम, प्लेनेट का मास m, वॉल्यूम 4/3 πr³। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, πr³, ठीक है। और इसकी डेंसिटी r/2, इधर एक लाइन खींच देता हूँ ताकि सेपरेट हो जाए। डेंसिटी r/2 इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो ऐसे आ जाएगा, वॉल्यूम 4/3 π2r का क्यूब, ठीक है, क्योंकि रेडियस इस प्लेनेट का रेडियस क्या है 2r। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट देयर सर्फेसेस। जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, प्लेनेट 1 का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये हमारे पास प्लेनेट 1 का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो जी मास ऑफ प्लेनेट अपॉन में मास ऑफ प्लेनेट 1 अपॉन में रेडियस ऑफ प्लेनेट का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऐसी इसका हो जाएगा हमारे पास जी प्लेनेट 2 का जी मास ऑफ प्लेनेट 1 अपॉन में रेडियस ऑफ प्लेनेट 1 का प्लेनेट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या, अब हम इसका रेशियो निकालते हैं, सबसे पहले इन दोनों अलग अलग के निकालते हैं। तो जीवन क्या हो जाएगा, प्लेनेट 1 को हमने जीवन बोल दिया, तो जी मास, मास इधर से क्या आएगा, जैसे कि हमारे पास मास है तो हम इसे रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रो इंटू 4/3 πr³ हो जाएगा मास, ठीक है। तो जी रो इंटू 4/3 πr³, ठीक है। तो ऐसी सेम हमारे पास, और अब इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस हमारे पास है 2r, नहीं रेडियस है इसका r, रेडियस क्या है इसका हमारे पास r और इसका स्क्वायर है, ठीक है, r का स्क्वायर। अब g2 क्या है हमारे पास, g2 इज इक्वल टू जी और रो/2 हो जाएगा, इधर रो/2 इंटू 4/3 πr³, क्योंकि इधर हमारे पास रो/2 है और 4/3 इंटू πr³, 2 πr/2r का क्यूब, ठीक है, ऐसे हो जाएगा हमारे पास। और ये r 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि जी का फॉर्मूला ये होता है, नीचे r भी होता है, तो इसका रेडियस प्लेनेट 2 का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं, तो इसका रेडियस क्या है 2r, ठीक है। तो 2r से ये 2r का स्क्वायर है ना, ये कट जाएगा और ये क्यूब कट जाएगा, एक 2r बच जाएगा, ठीक है। और ऐसे ये r का स्क्वायर कट जाएगा, एक r बच जाएगा है। और अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया 2r, तो 2 से 2 गया, क्या बचा हमारे पास, इन दोनों का रेशो लेना है ना अब हमें, इधर से ही हम रेशो भी ले लेते हैं ताकि ज्यादा बढ़ाना पड़े, ठीक है, और वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो। तो जी से जी कट जाएगा और रो से रो कट जाएगा, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, G1:G2 क्या आ गया हमारे पास 1/1, तो 1:1, ठीक है। तो अब हमारे पास 20th क्वेश्चन क्या है, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट डज नॉट हैव एनी फ्यूल बट इवन देन इट रिमेन्स इन ऑर्बिटल अराउंड द अर्थ, वाई। इसका भी सेम रीजन हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, सैटेलाइट एंड अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है ना, G_m_e_m_s अपॉन में r का स्क्वायर, एम एस मतलब ये सैटेलाइट का मास, इन दोनों के जो बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, उसके वजह से बिना फ्यूल के ऑर्बिट में जा चल पाता है, बिना फ्यूल के सैटेलाइट, ठीक है। तो इसका सिंपल सा रीजन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन की मतलब सारे का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझाने का तरीका मेरा पसंद ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से।